करेंसी का वजूद कैसे हुआ, यूएस डॉलर फिर कैसे जो है ग्लोबल करेंसी बन गया और सारी ट्रेड्स जो है यूएस डॉलर के अराउंड सारी चीज़ें घूमने लगी। स्विफ्ट सिस्टम है, उसके थ्रू जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी पेमेंट्स चेंज होती हैं और वो सिस्टम जो है डॉलर के अंदर ऑपरेट करता है, तो ये इटसेल्फ डॉलर की डोमिनेशन बनाने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल और टैक्टिक है। यूएस कभी भी किसी मुल्क के ऊपर भी इस तरह से तो आके स्विफ्ट सैंक्शन लगा सकता है और हमारे तो जो है हालत बिगड़ जाएगी हमारी इंपोर्टर एक्सपोर्ट। ब्रिक्स ममालिक जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ब्रिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और कह रहे हैं कि जी शायद फ्यूचर के अंदर ये डॉलर के लिए थ्रेटनिंग हो। डायरेक्टली अमेरिका जंगों में इन्वॉल्व नहीं था, तो अमेरिका जो यूरोप में लगी हुई जंगें थी इनसे फ़ायदा उठा रहा था। फ़ायदा कैसे उठा रहा था जी? उनको कर्जे दे रहा था, उनसे उनका गोल्ड ले रहा था और उनको वेपन्स दे रहा था, ठीक है। वियतनाम वॉर के अंदर यूएस तकरीबन मोर देन 150 बिलियन, एक एस्टिमेट के मुताबिक 169 बिलियन डॉलर जो है स्पेंड कर देता है। तो यूएस को भी अपने गोल्ड से जो है हाथ धोना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असाम नईम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे आज यूएस डॉलर के बारे में। ये यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी क्यों समझा जाता है और जब भी हम खबरें देखते हैं कि जी आईएमएफ ने पाकिस्तान को इतने मिलियन या बिलियन डॉलर के अंदर जो है लोन दे दिया, फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान चाइना की जो ट्रेड है सी पैक के अंदर जी इतने बिलियन डॉलर का मंसूबा है। फिर पाकिस्तान के जो रुपया है उसकी वैल्यू जब ऊपर जाती है या जब नीचे जाती है, तो हम उसको जो है कंपेयर किसके अगेंस्ट करते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपया पहले इतने रुपए का $1 होता था, अब इतने रुपए का $1 है। तो ये आखिर माजरा क्या है? हर चीज़ यूएस डॉलर के सराउंडिंग में क्यों घूमती है और ऑयल से मुतल्लिक ये क्यों कहा जाता है कि जी ये पेट्रो डॉलर्स हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या रोल प्ले करती हैं ये यूएस डॉलर अमेरिका को, जो अभी तक कहते हैं कि जो दुनिया की सुपर पावर है, उसमें यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी क्या रोल प्ले करती है? और हालिया सूरत-ए-हाल के अंदर जब ब्रिक्स ममालिक जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ब्रिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और कह रहे हैं कि जी शायद फ्यूचर के अंदर ये डॉलर के लिए थ्रेटनिंग हो और जो डॉलर की सुप्रीमेसी है, जैसे-जैसे ये नीचे जाएगी, साथ-साथ यूएस को जो है एज़ ग्लोबल पावर जो समझा जाता है, वो उसकी रेपुटेशन भी जो है ख़त्म होने का या दूसरी सुपर पावर्स आने का भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इम्कान मुस्तक़बिल में नज़र आ रहा है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिक्स थ्रेटनिंग क्यों है और यूएस डॉलर का इतना डायरेक्ट कनेक्शन क्यों है। तो नाज़रीन, यूएस डॉलर की जो है ग्लोबल पोज़ीशनिंग एज़ ग्लोबल करेंसी समझने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम पहले ये करेंसी दुनिया में आई कैसे और ये करेंसी का वजूद कैसे हुआ और यूएस डॉलर फिर कैसे जो है ग्लोबल करेंसी बन गया और सारी ट्रेड्स जो है यूएस डॉलर के अराउंड सारी चीज़ें घूमने लगी। तो ये इस चीज़ को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से कि हज़ारों साल पहले किस तरह से ट्रेड होती थी। उस टाइम तो ना सिक्के होते थे और ना ही जो है पेपर करेंसी होती थी। तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था कि मिसाल है कि आपने जो है किसी से वो लेने हैं, गोश्त लेना है, चिकन्स लेने हैं, तो आपके पास अगर गंदम है तो आप उतने वैल्यू की जो है आप उसको गंदम दे दोगे और उसके बदले जो है उससे मुर्गियाँ या चिकन ले आओगे। तो ये इस किस्म की सूरत-ए-हाल हुआ करती थी सैकड़ों साल पहले। उसके बाद जी 7th सेंचुरी के अंदर जाके लीडिया के अंदर, जो कि मॉडर्न डे टर्की है, वहाँ पर जो है पहली दफ़ा मेटल करेंसी कॉइन्स वग़ैरह जो थे ना, ये इंट्रोड्यूस हुए और उसके थ्रू फिर ट्रेड होना शुरू हो गई। उसके बाद जी मार्को पोलो यहाँ पर आए यूरोप से और उन्होंने जो है चाइना के अंदर भी देखा कि वहाँ पे पेपर करेंसी चल रही है 13th सेंचुरी के अंदर। 13th सेंचुरी के अंदर चाइनीज़ एम्पायर्स में जो पेपर करेंसी चल रही थी, वहाँ से मार्को पोलो ने वो आइडिया लेके यूरोप को दिया। यूरोप क्योंकि अपने जो है वो मार-धाड़ में लगा हुआ था उस टाइम पे, इतना कोई ख़ास प्रोग्रेसिव यूरोप होता नहीं था उन सेंचुरीज़ में। तो 13th सेंचुरी की वो मार्को पोलो की जो फाइंडिंग्स थी कि जी चाइना के अंदर ये पेपर करेंसी का इस्तेमाल वहाँ की एम्पायर्स कर रही हैं, उसकी जो बुक के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी, वो जाके कहीं 16th-17th सेंचुरी के अंदर जाके जो है यूरोप ने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले स्वीडन के अंदर ये जो है इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद 1694 के अंदर जो है ब्रिटानिया की जो है इंग्लैंड के अंदर जो है इस करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया और पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, पाउंड स्टर्लिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो बार्टर सिस्टम था ये इख्तिताम पर पहुंचा। तो यूनाइटेड स्टेट्स उस दौर के अंदर जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, उस टाइम पे अमेरिका के अंदर तो कोई जंग नहीं थी ना, डायरेक्टली अमेरिका जंगों में इन्वॉल्व नहीं था, तो अमेरिका जो यूरोप में लगी हुई जंगें थी, इनसे फ़ायदा उठा रहा था। फ़ायदा कैसे उठा रहा था जी? उनको कर्ज़े दे रहा था, उनसे उनका गोल्ड ले रहा था और उनको वेपन्स दे रहा था, ठीक है? वेपन्स, हथियार, ये सारी चीज़ों की जो है सप्लाई जंग के हालात में जो भी मुल्कों को ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी यूएस प्रोवाइड करके उससे जो है, जिसे कहते हैं ना वॉर इकॉनमी के ज़रिए
पैसा यूएस बना रहा था और लड़ाई झगड़े जो थे यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर्स में हो रहे थे, तो यूएस के पास दुनिया का बहुत ज़्यादा गोल्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी इसके दरमियान में एक ग्लोबल डिप्रेशन भी तो आया था ना 1929 और 1939 के दरमियान में, तो वो उसको यूएस ने कैसे कंपनसेट किया, तो उसमें फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ जो है डॉलर गोल्ड का एक्ट लेके आए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो है सारा जो है लोगों का जो गोल्ड का पोजेशन है यूएस में, इसको इलीगल कर दिया। सब लोगों ने गोल्ड जो है यूएस गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू आती है। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी जो है फिर से जो है एक दफ़ा यूरोपीय कंट्रीज आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं, वॉर्स होती हैं। यूएस जो है दिल खोल के जो है इनको वेपन्स बेचता है, इनसे पैसा बनाता है और अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा कर लेता है। अब ये जब ये दोनों जंगें ख़त्म हो जाती हैं, तो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो यूएस के पास होते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हो जाता है। अब मामला यहाँ पे नहीं ख़त्म होता, अब जो यूएस खुद भी जंगों में पड़ जाता है। वियतनाम वॉर के अंदर यूएस तकरीबन मोर देन 150 बिलियन, एक एस्टीमेट के मुताबिक 169 बिलियन डॉलर जो है स्पेंड कर देता है। तो यूएस को भी अपने गोल्ड से जो है हाथ धोना पड़ता है। कहाँ एक टाइम पर जो है 20,000 मैट्रिक टन के करीब गोल्ड रिजर्व होते थे और 1971 में जाके जो है ना वो 8,000 मैट्रिक टन के करीब गोल्ड रिजर्व हो जाते हैं। अब जो ये सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने माजी के अंदर यूएस के ऊपर अपनी जो है डिपेंडेंस की हुई थी और जो है यूएस के साथ अपनी करेंसीज को पैक किया हुआ था, जब इनको पता चला कि यूएस अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए उनके पास इतना गोल्ड रह नहीं गया जितने वो डॉलर प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो टेक्निकली यूएस डॉलर है वो गोल्ड के अगेंस्ट तो अपनी वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। तो उनको ये एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि यार ये काम खराब है, हम गोल्ड रख लेते हैं यूएस डॉलर, तो दिन ब दिन जो है गोल्ड के रिजर्व उनके पास इतने हैं नहीं। कहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर थे वो 20 जो है 20,000 मैट्रिक टन गोल्ड होता था, अब 8,000 मैट्रिक टन गोल्ड है, तो कैसे वो सारे इन डॉलर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब है डॉलर की असल वैल्यू तो बहुत कम है, क्योंकि उसके पीछे गोल्ड तो सारा 8,000 मैट्रिक टन रह गए, क्योंकि बाकी गोल्ड से तो यूएस हाथ धो बैठे हैं। वियतनाम वॉर में जो और बाकी चीज़ों में जो है उनकी सोवियट्स के अगेंस्ट जो स्पेंडिंग्स हो रही हैं उसकी वजह से अब तो वो डॉलर में वो बात नहीं रही। तो रिचर्ड निक्सन जो है 1971 में जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो एक शॉक देते हैं, इसको कहते हैं निक्सन शॉक हिस्ट्री के अंदर। इसमें ये होता है कि जी वो यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ जो है जो इसका कनेक्शन है उसको भी ख़त्म कर देते हैं और जो करेंसी टैग हुई थी 44 उनको भी जो है यूएस डॉलर से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका मकसद ये है कि जी अब यूएस के अंदर अपनी जो है बड़े एक घुटन वाला सिनेरियो सिचुएशन बिल्ड हो गई थी, क्योंकि उनके पास इतना गोल्ड नहीं था जितने डॉलर बना रहे थे वो, तो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए वो ये स्टेप्स लेते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तो यूएस के पास इतना गोल्ड भी नहीं रह गया जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद था, और उसके साथ-साथ अभी जो 44 करेंसीज़ अब तो ये भी पैक नहीं है। तो फिर ये 1971 के बाद कैसे जो है यूएस एक दफ़ा फिर से अपने यूएस डॉलर की जो है सुप्रीमेसी और उसको जो है एज़ अ ग्लोबल करेंसीज़ की रिकॉग्निशन को कैसे हाउ हाउ वर दे एबल टू मेंटेन दैट? तो ये कैसे उन्होंने किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि यूएस ने बड़ा स्ट्रैटेजिकली चला। उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से उनका डॉलर आज भी दुनिया की ग्लोबल करेंसी समझा जाता है। सबसे पहले जब सऊदी के अंदर 1974 में उन्होंने ऑयल एग्रीमेंट किया, जब बहुत बड़ी ऑयल फील्ड सऊदी से निकली, तो उन्होंने कहा जी कि आपने जितना भी तेल है ना सऊदी अरब, आपका सारा का सारा तेल जो है आपने यूएस डॉलर में बेचना है, ठीक है। अब यूएस के पास बेशक इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं रह गया था और बेशक 44 कंट्रीज़ का पैक नहीं थी, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट यूएस ही होती थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एंटिटी फिर भी यूएस थी। अब उन्होंने तेल में जो सऊदी के साथ एग्रीमेंट किया ना डॉलर के अंदर, उसके बाद कहा कि जो सरप्लस है उसमें अब यूएस में एसेट्स लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों से सऊदी अरब को भी फ़ायदा था। क्यों? क्योंकि उनके पास तेल था लेकिन उन्होंने तेल बेचना भी तो था ना। यूएस उनको इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा है, यूएस के पास मिलिट्री पावर भी है, यूएस के पास इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर और डिफेंस है, किसी मुल्कों के अंदर जो है अपनी इंपीरियलिज़्म भी चला रहा था। तो उनको पता था कि यूएस के पास डिफेंस भी है, यूएस के पास फाइनेंसेस, मार्केट्स भी हैं, बिज़नेसेस भी हैं। तो यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करना जो है सबसे फ़ीज़िबल ऑप्शन है और सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है अगर आपने पैसा कमाना है, ठीक है? क्योंकि उनके पास ग्लोबल एडवांटेज था। तो अब यूएस सऊदी एग्रीमेंट होता है ऑयल के ऊपर 1974 में, तेल जो है डॉलर्स में जाता है। और तेल इंपॉर्टेंट क्यों है बाकी एंटिटीज़ के मुकाबले? क्योंकि तेल की ज़रूरत हर मुल्क को है। अब सऊदी को देख के इराक, ईरान, कतर, कुवैत, यूएई ये जो हैं ये भी आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं ये भी यूएस डॉलर में ट्रेड करने लग गए अपने तेल को। वजह क्या है जी? कि अगर वो सऊदी
अब यूएस डॉलर में कर रहा है और वो यूएस डॉलर में नहीं बेच रहे अपना तेल, तो वो फिर एक डिसएडवांटेज सिचुएशन है, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी यूएस डॉलर की है वो और किसी की नहीं है। तो बड़े स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली पहले सऊदी को पकड़ा और फिर पूरा जो है ऑयल दुनिया का डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब डॉलर ने अपनी वैल्यू कैसे गेन की कि पूरी दुनिया को पता है कि भाई तेल तो हमें चाहिए अपना मुल्क चलाने के लिए, अगर तेल नहीं लाएंगे तो मुल्क में तेल की डिमांड कैसे पूरी होगी, फिर हमें गाड़ियाँ बसें चीज़ें कैसे इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, और अगर ये नहीं चलाएंगे तो वहाँ हमें गालियाँ निकालेगी, इसके बगैर तो सर्वाइवल ही नहीं है। और अगर तेल हमारे पास नहीं है, हमने तेल खरीदना है, तो तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर के रिजर्व्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डॉलर के रिजर्व्स होने की वजह से, रखने की मजबूरी की वजह से जो है यूएस डॉलर जो है एक दफ़ा फिर बैक इन फॉर्म आया। ये सिर्फ ओनली स्ट्रैटेजी नहीं थी, इसके अलावा और भी बड़ी स्ट्रैटेजीज थी यूएस ने एट द सेम टाइम इन प्लेस की, जिसकी वजह से आज तक यूएस ग्लोबल करेंसी बना हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से यूएस ने अपना दोबारा फिर से जो है इसका इन्फ्लुएंस मेंटेन किया, वो है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट एक सिस्टम है जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होती हैं। दुनिया के करीब 11,000 के करीब बैंक से सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड है। तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, मिसाल है पाकिस्तान से किसी ने कोई चीज़ खरीदनी है, पाकिस्तान से किसी ने पेमेंट लेनी है, कोई इंपोर्ट ऑर्डर है, साउथ अफ्रीका वाले कहते हैं कि जी हमें चावल चाहिए पाकिस्तान से, हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो उसके अंदर ये है कि जो तेल पाकिस्तान सऊदी अरब साउथ अफ्रीका भेजेगा, उसकी पेमेंट पाकिस्तान कैसे लेगा, तो वो पेमेंट लेने के लिए सबसे सेफ एंड सिक्योर, सबसे स्टेबल करेंसी, सबसे अच्छी करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होगी वो पेमेंट, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान का कोई बैंक साउथ अफ्रीका के किसी बैंक में सेफली पेमेंट पहुंचा दे। अब ये जो बैंक्स हैं ना, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पेमेंट पहुंचाने के लिए एक स्विफ्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो स्विफ्ट सिस्टम अमेरिकन कंट्रोल्ड है, ठीक है, वो उसका बाकी काफ़ी मुल्कों के लोग उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन वो पीछे से अमेरिका कंट्रोल करता है, ठीक है। अब वो जो स्विफ्ट सिस्टम है, उसके थ्रू जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी पेमेंट्स चेंज होती हैं और वो सिस्टम जो है डॉलर के अंदर ऑपरेट करता है, तो ये इटसेल्फ ही डॉलर की डोमिनेशन बनाने के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल और टैक्टिक है। अब जब ये रशिया और यूक्रेन का मसला बना और यूएस ने जो है सैंक्शन लगा दी, स्विफ्ट सैंक्शन लगा दी रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर दुनिया में पहली दफ़ा, तो इतना बड़ा मसला उनके लिए क्यों बन के खड़ा हो गया? क्योंकि अब उनकी बिजनेसमैन, उनको पता ही नहीं है कि भाई हमने कैसे अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, हम पैसे कहाँ से लेंगे, पैसे भेजेंगे कैसे, पैसे वापस कैसे लेंगे दूसरे मुल्कों से अगर हम ऑयल बेच रहे हैं, तो उनको अल्टरनेटिव सिस्टम्स भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो दुनिया के 11,000 बैंक हैं और इतने ज़्यादा, ऑलमोस्ट दुनिया का हर मुल्क जो है तकरीबन स्विफ्ट सिस्टम के अंडर है, जो कि यूएस कभी भी चाहे उस पर किसी भी मुल्क पे सैंक्शन लगा दे, ठीक है। ये डॉलर को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दुनिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक बड़ा बड़ा मसला बन जाएगी कि स्विफ्ट सिस्टम है नहीं, और स्विफ्ट सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? यूएस कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जी ब्रिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ब्रिक्स कैसे चैलेंज कर सकती है यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी को? दुनिया ने देखा, मुख्तलिफ जो है एकेडमिक्स ने, रिसर्चर्स ने इसके ऊपर लिखा कि जिस टाइम यूएस ने दुनिया में पहली दफ़ा रशिया और ईरान के ऊपर स्विफ्ट सैंक्शन लगाई, उन्होंने अल्टरनेटिव मेथड्स, पेमेंट मेथड्स को डेवलप करने की कोशिश की, तो ये दुनिया को एक बहुत बड़ा जो है एक हिंट देता है कि यूएस कभी भी किसी मुल्क के ऊपर भी इस तरह से तो आके स्विफ्ट सैंक्शन लगा सकता है और हमारे तो जो है हालत बिगड़ जाएगी हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, और हम तो जो है ज़मीन पे आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर स्विफ्ट सैंक्शन की वजह से। तो हमें तो यूएस ये डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए कि अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ये स्विफ्ट सिस्टम जो है इसने तो रशिया और ईरान की बुरे हालात कर दी हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है अब दुनिया के लिए एकेडमिक्स ये कह रहे हैं, रिसर्चर्स ये कह रहे हैं डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर कि भाई ये सिस्टम जो है अलार्मिंग है यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी के लिए। और उसके मुकाबले में जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक एसोसिएशन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये दुनिया के तमाम तर बड़े ममालिक हैं जिनकी ग्रोथ रेट अमेजिंग है, ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मुल्क जो है इकनॉमिकली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और साथ साथ ये मुल्क साइज़ में भी बहुत बड़े हैं। और अगर ये मिलकर अपनी कोई सेपरेट करेंसी और सेपरेट पेमेंट मेथड लॉन्च कर लेते हैं, तो वो यूएस डॉलर के लिए बड़ा थ्रेटनिंग है। तो ये जो सारे लोग इतने डॉलर के पीछे पड़े हुए हैं, ये एक बड़ी वजह है यूएस को सुपर पावर बनाने के लिए कि उनकी करेंसी इतनी वैल्यूएबल है, जिससे उनकी इकॉनमी को जो है बेपनाह फ़ायदा है कि देखो जी हमारा यूएस डॉलर इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू को भी जो है स्टेबल रखता है, और साथ साथ यूएस की इकॉनमी के लिए भी जो है वो मेन पावर हाउस है उसका यूएस डॉलर। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।